नमस्कार, मेरा नाम गमेर सिंह राणावत है और आप देख रहे हैं टेक मेवाड़ी यूट्यूब चैनल। राजस्थान में उदयपुर जिले के एक युवा विजेंद्र सिंह सांकला ने एक ऐसा हाइब्रिड फ्रिज तैयार करके रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दिया जिसे आप बायोगैस व सौर ऊर्जा से ऑपरेट कर सकते हैं। तो चलिए विजेंद्र से ही बात करते हैं कि इसे कैसे बनाया और आगे का क्या प्लान है। मेरा नाम डॉक्टर विजेंद्र सिंह सांकला है। वर्तमान में मैं गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज़ डबोक उदयपुर में मैकेनिकल डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। मैंने मेरा पीएचडी का रिसर्च वर्क CTI कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग के रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से कंप्लीट किया है। मैंने एक रेफ्रिजरेटर बनाया है जो कि बायोगैस और सोलर हीट एनर्जी से ऑपरेट होता है। और ये इसके लिए मैंने एक सबसे पहले 40 लीटर मैंने आइडेंटिफाई किया कि मुझे सिर्फ एक 40 लीटर कैपेसिटी का बायोगैस प्लांट बनाना है, 40 लीटर कैपेसिटी का रेफ्रिजरेटर बनाना है जिसमें कितना बायोगैस लगेगा। तो मैंने आइडेंटिफाई किया कि उसमें 2 से 3 क्यूबिक मीटर बायोगैस कंज्यूम होगी। तो मैंने KVIC बायोगैस प्लांट से यूज़ किया जो कि 2 क्यूबिक मीटर का बायोगैस प्लांट है। बेसिकली अगर हमें इसको फार्मर्स के वहाँ ले जाना है तो हमें इसको वहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा 40 लीटर की कैपेसिटी की 40 लीटर रेफ्रिजरेटर कैपेसिटी के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी रिसर्च बायोगैस पे कंटिन्यूसली रिसर्च होती रहती है। तो मैंने ये इंस्टॉल्ड बायोगैस प्लांट मैंने यूज़ किया। यहाँ से ये बायोगैस सप्लाई जो है मेरे रेफ्रिजरेटर सिस्टम को जाती है। बेसिकली जो वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसमें एक कंपोनेंट है जनरेटर के अंदर रेफ्रिजरेंट होता है। उस रेफ्रिजरेंट को वेपोराइज करने के लिए मुझे हीट रिक्वायर्ड होती है। तो वो हीट मैंने बायोगैस फ्लेम से ली है, ठीक है। तो ये वो बायोगैस वो बायोगैस प्लांट है जिससे मैंने बायोगैस ली है। यहाँ रेगुलर बेसिस पे काउडंग और वाटर का मिक्सिंग होता है। ये 2 क्यूबिक मीटर का बायोगैस प्लांट है। इसमें 50 kg वाटर और 50 kg काउडंग का मिक्सिंग करके बायोगैस जनरेशन बनाया जाता है। 2 क्यूबिक मीटर प्लांट का मतलब ये है कि ये 24 घंटे के अंदर 2 क्यूबिक मीटर गैस जनरेट करता है, मीन्स 2000 लीटर गैस जनरेट करता है। अब इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम 24 घंटे अगर बायोगैस पे इस प्रोजेक्ट को चलाना चाहते हैं और इस रेफ्रिजरेशन सिस्टम को चलाना चाहते हैं तो हमें ये 24 आवर्स बायोगैस पे ही उसको रखना पड़ेगा। लेकिन मैंने सोचा कि अगर कभी बायोगैस प्लांट किसी कारण शटडाउन हो जाए, बंद हो जाए, तो फिर हम उस रेफ्रिजरेटर सिस्टम को कैसे चलाएंगे। तो फिर हम पहले सोलर वाटर हीटर जिसकी लागत बहुत कम होती है, 10 से 12 हज़ार का ये ETC टाइप सोलर वाटर हीटर है, इससे मैंने हीट दी। लेकिन जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है जो बायोगैस फ्लेम से हमें मिल रहा है 350 से 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिल रहा है। और जनरेटर के लिए जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो 120 डिग्री सेल्सियस। जनरेटर एक बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है रेफ्रिजरेटर का जिसको हीट की रिक्वायरमेंट होती है। उसके अंदर जो गैस है उस गैस को ऊष्मा में बदलने के लिए, ना वेपोराइज करने के लिए। तो ये सोलर वाटर हीटर जो है हमें मैक्सिमम 70 to 80 डिग्री सेल्सियस, मतलब 70 से 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ही दे रहा था। तो इससे वो अंदर की जो गैस है वो वेपोराइज नहीं हुई, वाष्प में कन्वर्ट नहीं हुई। तो पहले तो हमने एक्सपेरिमेंट किया कि कभी कंटिन्यूसली 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद वो कन्वर्ट हो जाए, लेकिन वो नहीं हो पाई। फिर मैंने सोचा कि अब इससे नहीं हो पा रहा है तो फिर हमें सोलर पे ही जाना है, दिन में 4 से 5 घंटे। तो हम सोलर पैनल पे शिफ्ट हुए। तो सोलर पैनल पे भी हमने सिर्फ सोलर पैनल से DC सप्लाई लिए, हमने डायरेक्ट करंट सप्लाई लिया। हमने उसको AC में कन्वर्ट करके उसमें हम बैटरी और इन्वर्टर यूज़ करते तो काफ़ी कॉस्ट बढ़ जाती। तो हमने क्या किया कि जनरेटर के पैरेलल हमने एक कंपोनेंट है। आगे हम जैसे रेफ्रिजरेटर के पास जाएंगे तो हम बताएंगे कि जनरेटर कंपोनेंट है, उसके जस्ट पैरेलल हमने एक DC हीटर लगाया। और DC हीटर को जो सप्लाई दी हमने DC सप्लाई वो इन सोलर प्लेट से दी, ये जो सोलर प्लेट से दी। और ये हमने डिजाइन से कैलकुलेशन करा कि जैसे हमें 100 लीटर का सोलर वाटर हीटर रिक्वायर्ड था, 2 से 3 क्यूबिक मीटर का बायोगैस रिक्वायर्ड था, वैसे 1 किलोवाट का
सोलर पैनल हमें रिक्वायर्ड था, तो हमने यहाँ से डीसी सप्लाई लिए, हमने इसको एसी में कन्वर्ट नहीं किया, हमने डायरेक्ट डीसी सप्लाई लिए। तो जो दिन में 4 से 5 घंटे जब हमें सोलर रेडिएशन पिक पे मिलती है, तब हमने ये लिए और 250 वोल्ट का डीसी हीटर लगाया है जनरेटर के पास में, जो कि 120 से 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जनरेटर का मेंटेन कर रहा था, जो कि रिक्वायर्ड टेम्परेचर है। उस गैस को नॉर्मल लैंग्वेज में गैस बोलते हैं और टेक्निकल लैंग्वेज में उसको बोलते हैं रेफ्रिजरेंट। जो रेफ्रिजरेंट है वो उसको वेपोराइज करने के लिए। तो ये वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है जिसकी कैपेसिटी 40 लीटर है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 3 तरह के हमने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जो हैं इसको ऑपरेट करने के लिए यूज़ किए हैं। बायोगैस प्लांट से बायोगैस, सोलर वाटर हीटर से हॉट वाटर, सोलर पैनल से डीसी सप्लाई। तो इसके मेनली इस रेफ्रिजरेटर के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। ये तो इसका कैबिनेट है जिसमें हमें इस कैबिनेट के अंदर जो भी हमें मिल्क के प्रोडक्ट्स रखने हैं या फिर वाटर जो भी हमें प्रिजर्व करना है। और बेसिकली जो वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का जो टेम्परेचर मेंटेन करने का क्राइटेरिया रहता है वो 2 से 4 डिग्री सेल्सियस रहता है। जो 2 से 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम अचीव कर पाए इसमें, ये पूरा टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जहाँ इस रेफ्रिजरेशन सिस्टम के 4 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है जनरेटर, दूसरा होता है कंडेंसर, तीसरा होता है ऑपरेटर, चौथा होता है एब्जॉर्बर। और जो रेफ्रिजरेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, मीन्स जो ठंडक जो प्रोड्यूस करता है इस कोई भी रेफ्रिजरेटर है उसमें जो रेफ्रिजरेंट करता है, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में गैस बोलते हैं। तो इसमें मैंने जो गैस यूज़ करी है वो अमोनिया प्लस H2O का सोल्यूशन यूज़ किया है। सबसे बढ़िया अमोनिया हमने इसलिए यूज़ किया है कि अमोनिया की जो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने की जो क्वालिटी होती है, इट मीन्स इसका मतलब ये होता है कि जो सराउंडिंग जो हीट होती है, सराउंडिंग जो उष्मा होती है, उसको एब्जॉर्व करने की क्षमता अमोनिया में सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए हमने अमोनिया प्लस H2O का सोल्यूशन इसलिए यूज़ किया क्योंकि अमोनिया बहुत टॉक्सिक होता है, उसको इस तरह से फ्री नहीं छोड़ा जाता। तो H2O के साथ सबसे अच्छा सोल्यूशन बनाता है, तो H2O के साथ वो एब्जॉर्व हो जाता है इजीली। तो जो मैंने बेसिकली 4 कंपोनेंट बताए, जनरेटर, एब्जॉर्बर, एवापोरेटर और कंडेंसर, वो ये लगे हुए हैं। तो बेसिकली जो जनरेटर है जिसको हमको हीट देनी है, बायोगैस फ्लेम, ये बायोगैस सप्लाई, बायोगैस पाइप आ रहे हैं, बायोगैस फ्लेम जो हम यहाँ से बायोगैस प्रोड्यूस होती है, और एक जनरेटर लगा हुआ है जिसको हमने इंसुलेट कर रखा है। जनरेटर कुछ नहीं होता है, एक सिंपल एक पाइप होता है, उस पाइप के अंदर हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट होता है जो अमोनिया और H2O का सोल्यूशन है। उस अमोनिया को हमको वेपोराइज करना है, मतलब उसको उष्मा में हमें चेंज करना है, तो उसके लिए हमें इसको हीट देनी पड़ेगी। जैसे ही हम हीट देंगे तो इसके अंदर जो अमोनिया है वो वेपोराइज होगा और वो आगे जाके कंडेंसर में जाएगा, कंडेंसर में जाके वो कंडेंस होगा और फिर एवापोरेटर में जाएगा। ठीक है। और जो एवापोरेटर जो है वो कंपोनेंट कैबिनेट के अंदर लगा होता है। कैबिनेट के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, कैबिनेट के अंदर एक एवापोरेटर कॉइल होती है। ये एवापोरेटर कॉइल है जिसको हमने अभी थोड़ा सा इसको एवापोरेटर कॉइल आ रही है ब्लैक कलर की। ठीक है। अब इसमें कंडेंस होने के बाद जो रेफ्रिजरेंट है वो इस एवापोरेटर कॉइल में आता है। इस एवापोरेटर कॉइल में आने के बाद जो सराउंडिंग जो हीट है वो एब्जॉर्व कर लेता है अमोनिया, जिसको हम गैस बोलते हैं, वो अमोनिया एब्जॉर्व कर लेता है, जिससे ये कि पूरा कैबिनेट जो है, इस कैबिनेट में लगभग 1 घंटे के बाद 2 से 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन रहता है। जो और हमें जैसा कि हमको पता है कि मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स को प्रिजर्व करने के लिए हमें ओनली 2 से 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की ही ज़रूरत रहती है, तो वो ये हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है। इसके बाद जो मैंने एक और एनर्जी सोर्स यूज़ किया था वो सोलर वाटर हीटर से हॉट वाटर यूज़ किया है। हॉट वाटर यहाँ से इनलेट हो रहा है और यहाँ से आउटलेट हो रहा है। ठीक है। लेकिन हॉट वाटर हमें ओनली 70 to 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड करता है। लेकिन जनरेटर, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया कि इस जनरेटर के लिए उस रेफ्रिजरेंट को वेपोराइज करने के लिए जो हमें टेम्परेचर की आवश्यकता है वो है 120 से 140 डिग्री, जो कि ये सोलर वाटर हीटर से हॉट वाटर नहीं दे पा रहा है। इसलिए फिर हम अगर ये वेपोराइज नहीं होगा तो ये साइकिल आगे नहीं जाएगी। तो जो एवापोरेटर में जाके सराउंडिंग हीट, जो आसपास की हीट है जिसको उस रेफ्रिजरेंट को एब्जॉर्व करना है, जो कैबिनेट के अंदर लगा हुआ है एवापोरेटर, वो एब्जॉर्व नहीं कर पाएगा और वो ठंडक
नहीं और कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। इसलिए फिर हमें 4 से 5 घंटे तो सोलर पे जाना ही था हम, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव था कि एक हाइब्रिड सिस्टम बनाना है जो सोलर बायोगैस से चले। तो फिर हम सोलर पैनल, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि 1 किलोवाट का सोलर पैनल हमने यूज़ किया है। तो हमने क्या किया है कि डीसी सप्लाई लिए, ये डीसी सप्लाई लिए हमने, और डीसी सप्लाई के थ्रू यहाँ एक हमने डीसी हीटर लगाया है। एक डीसी हीटर है जो 250 वॉट का है और 12 वोल्ट का और 250 वॉट का डीसी हीटर लगा हुआ है। ये डीसी हीटर, ये डीसी हीटर है ये, ठीक है, जो कि डीसी सप्लाई से चल रहा है। ये डीसी हीटर जो है इस जनरेटर के अंदर जो रेफ्रिजरेंट है उसका टेम्परेचर 120 से 140 डिग्री सेल्सियस कर देता है, ठीक है। फिर उस 120 से 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का करने के कारण वो वेपोराइज हो जाता है। फिर वो वेपोराइज होते से ये कंडेंसर में जाके कंडेंस होता है, फिर वो एवापोरेटर में जाता है। एवापोरेटर में जाने के बाद एवापोरेटर लगा हुआ हमारा वापस वो कैबिनेट के अंदर ये एवापोरेटर लगा हुआ है। इस एवापोरेटर के अंदर ये सराउंडिंग जो हीट है उस हीट को ये एब्जॉर्ब कर लेता है और इस कैबिनेट का टेम्परेचर जो है 2 से 4 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहता है, ठीक है, सोलर पैनल के थ्रू। तो हम 4 से 5 घंटे सोलर पैनल पे डीसी सप्लाई के थ्रू ले सकते हैं। बेसिकली मुझे इसके जो अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं वो मैंने इसको 24 घंटे बायोगैस पे रखा तो मुझे सबसे अच्छे रिजल्ट मिले, ठीक है, क्योंकि सोलर पैनल से कभी सोलर रेडिएशंस नहीं, कभी रेनी सीजन है ना, और मुझे अगर 24 आवर्स अगर मुझे इस सिस्टम को चलाना है तो सबसे अच्छा मुझे बायोगैस पे अच्छे रिजल्ट्स मिले, क्योंकि बायोगैस जो है फार्मर्स के यहाँ पे जो काउडंग उसके लिए रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल वो भी इजीली मिल जाता है। और सबसे अच्छे रिजल्ट, सबसे अच्छी सीओपी मिली मुझे 0.12 to 0.14, वो बायोगैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम पे मिली। और अगर ये सिस्टम जो है, अगर कुछ गांव में एक गांव है जिसमें 10 डेयरी फार्मर्स है ना, वो मिलके अगर एक 400 से 500 लीटर का ये रेफ्रिजरेटर सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो उनके यहाँ जो भी मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी, और उस मिल्क से जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसको वो वहीं प्रिजर्व कर लेंगे और उनको उनकी उचित लागत मिल पाएगी, ठीक है। अभी क्या करते हैं, जो भी फार्मर्स है वो फार्मर्स मिल्क का प्रोडक्शन होता है और उसको सिटी में जो बड़ी बड़ी डेयरियाँ हैं वहाँ सप्लाई करते हैं तो उनको उनकी लागत नहीं मिल पाती। तो इस प्रोजेक्ट को करने का मेरा मोटिव यही है कि हर गांव में कम से कम एक वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम हो जो बायोगैस और सोलर से चले, सोलर से नहीं भी चले तो बायोगैस वो 24 आवर्स बायोगैस से चले, मेरा यही मोटो है। और मैं इस प्रोजेक्ट को जो है हर गांव तक ले जाना चाहता हूं कि हर छोटे छोटे गांव जहां इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, नहीं भी इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, तो मैं आने वाले टाइम में हम सभी लोगों को रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे शिफ्ट होना ही पड़ेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एनर्जी क्राइसिस बहुत है, ठीक है, पोल्यूशन इतना हो रहा है, ठीक है। तो हमें गांव के अलावा में सिटी में भी हमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स पे शिफ्ट होना ही पड़ेगा। तो एक ये वेस्ट को हम यूज़ करके बायोगैस बना रहे हैं और उससे एनर्जी जनरेट करके रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि ये बहुत आगे जाके बहुत अच्छे एंड यूजर तक जाएगा, हर एक फार्मर्स तक जाएगा और बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा। ये जो मेरा प्रोजेक्ट है ये बेसिकली टीक्यूब और एक्रिफ ने भी इसको फंड प्रोवाइड किया है और मुझे काफ़ी अप्रिशिएशन मिले हैं, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, और अभी मैं जहाँ काम कर रहा हूँ वहाँ पे भी इस पे कुछ मेरे अंडर में स्टूडेंट्स हैं वो इसको काम इस पे कर रहे हैं। इसको मैंने मेरे कॉलेज से उत्कृष्ट संस्थान अवार्ड के लिए भी मैंने इसको भेजा है। तो धन्यवाद।